आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करने जा रहे हैं देश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संबोधन की। साथ ही बात लखनऊ में नमो मैराथन के मौके पर सीएम योगी के जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से नए रोजगार का सृजन होगा। 25-26 सितंबर तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की अटकलों पर फोकस करती हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात बुलंदशहर के बेला भवानी मंदिर की कठिन डगर की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में जीएसटी लागू होने के बाद देश में आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी की ओर कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। इससे पहले देश की जनता से लेकर व्यापारी तक, सेल्स टैक्स से लेकर एक्साइज टैक्स तक अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। अब जीएसटी में बड़ा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी ने जीएसटी पर राष्ट्र के नाम संबोधन से बाजारों में जहां सरगर्मी बढ़ा दी है, वहीं जनता को नवरात्र के उपलक्ष्य में खुशियों का तोहफा भी दिया है। उन्होंने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पर कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा और इसी के साथ ही इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबों को हराया, गरीबी से बाहर आए हैं। ये लोग न्यू मिडिल क्लास के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा है और इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री करके उपहार दिया। तो सोचिए मिडिल क्लास के जीवन में कितना बदलाव आया है। और अब सिर्फ 5% और 18% ही रहेगा। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी, या तो टैक्स फ्री हो जाएंगी या 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर 12% लगता था उनमें से 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में होंगी। कि पहले अपना सामान दुकानदार जीएसटी कटौती का फायदा ना दे तो क्या करे? दुकानदार को प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को देना होगा। प्राइस कट का फायदा ना देने पर हो सकती है कार्रवाई। ग्राहक दुकानदार की कर सकते हैं कार्रवाई, शिकायत, और दोषी दुकानदारों पर हो सकती है जुर्माना या जेल की सजा। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1811-4000 पर कर सकते हैं शिकायत। सीबीआईसी के जीएसटी हेल्पलाइन 1800-1200 और 232 पर भी कॉल कर सकते हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा। वन नेशन वन टैक्स का सपना हुआ साकार। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। रिफॉर्म लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समय और जरूरत के साथ इसमें बदलाव होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य को देखते हुए जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को
अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। हमने समस्या का समाधान खोजा। पीएम ने देश को कहा कि यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था। जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जीएसटी को प्राथमिकता दी और हमने स्टेक होल्डर राज्यों से भी बात की, हर समस्या का समाधान खोजा और तब जाकर के आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। टैक्स स्लैब बदलने से कौन सी चीजें होंगी सस्ती? साबुन, शैम्पू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होंगे। खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें भी सस्ती होंगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स 18% से 0 हो जाएगा और सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ। इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च भी कम होगा। टीवी, एसी जैसे सामान पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया और इससे ये सस्ते होंगे। 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं पर अब कोई टैक्स नहीं। छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी 28% की जगह 18% तक टैक्स लगेगा। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% है और जिससे ये सस्ते भी होंगे। जीएसटी के पहले एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना कठिन था। मोदी ने कहा कि 2017 में भारत ने जब जीएसटी शुरू किया तब एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई। दशकों तक हमारे देश की जनता अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे और दर्जनों टैक्स देश में थे और एक शहर से दूसरे शहर तक माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने होते थे, कितनी रुकावटें होती थी। हर जगह टैक्स के नियम अलग थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली हम रिपोर्ट की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में रविवार को हरी झंडी दिखाकर नमो मैराथन को रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से नए रोजगार का सृजन होगा और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। इस खास रिपोर्ट में देखिए। नमो मैराथन को रवाना करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के उपहार के रूप में हर देशवासी को जीएसटी रिफॉर्म का गिफ्ट दिया है। इससे जहां जरूरी चीजें जैसे छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री, दूध, दही, घी, पनीर, खाने की वस्तुओं में भारी छूट दी गई है, वहीं दूसरी ओर नशे और फिजूल खर्ची पर भारी टैक्स लगाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए बाइक, कार, घर में लगने वाले स्टील, सीमेंट आदि पर छूट दी गई है। ये घोषणा 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने की थी, जिसे 22 सितंबर से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। वहीं आह्वान करते हुए कहा कि विजयादशमी पर हर गांव, हर कस्बे और हर जिले में युवाओं को बुराई के प्रतीक, पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय और नशे का पुतला जलाना होगा। युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है और उस युवा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस नमो मैराथन कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, अगले लगातार 11-12 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 17 सितंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2 अक्टूबर तक चलेंगे। 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन। भारत माता की वंदे
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया। नमो मैराथन कालिदास मार्ग से शुरू होकर 1090 चौराहे तक गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जय के जयकारों से युवाओं को हौसला बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देशवासियों से विकसित भारत का संकल्प लेने और पंच प्रण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा, सेना और वर्दीधारी बलों के प्रति आदर रखना होगा, सामाजिक समता के निर्माण के लिए कार्य करना होगा और अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। यही पंच प्रण भारतवासियों को विकसित भारत की यात्रा का सारथी बनाएंगे। बहनों और भाइयों, अगले लगातार 11-12 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 17 सितंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2 अक्टूबर तक चलेंगे। 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। इस दौरान अनेक कार्यक्रम होंगे। आज नमो मैराथन भी है, कल भी, आज भी, परसों भी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश पर संगोष्ठी, चर्चा पर चर्चा और समाज को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इसी घोषणा से उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अभियान को उत्तर प्रदेश में युवाओं, किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों का अपार समर्थन मिल रहा है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में योगदान देने को तैयार है। आत्मनिर्भरता को विकसित होने की कुंजी बताते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर समाज स्वस्थ समाज से ही बनता है और ऐसे आयोजनों जैसे नमो मैराथन से समाज को नई दिशा मिलती है। सीएम योगी ने कहा कि विश्व योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल प्रतियोगिताएं जैसे अभियानों से युवाओं को प्रेरणा मिली। साथ ही मिशन रोजगार के जरिए युवाओं के लिए अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा और गुजरात में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लटका हुआ है। चुनाव न होने पर विपक्ष भी रह रहकर निशाना साधता नजर आता है, लेकिन ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जल्द ही भाजपा प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएंगे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर बचे हुए राज्यों में भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सहमति बन गई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। 25 से 26 सितंबर तक प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा संभव। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है और इसी के तहत कुछ राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा 25 से 26 सितंबर तक होने की संभावना है। ये प्रक्रिया नवरात्र के दौरान पूरी होने की उम्मीद है, जिसमें शेष बचे राज्यों को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति बनने की खबरें मिल रही है। इन राज्यों में होना है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, गुजरात, त्रिपुरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार धर्मपाल सिंह, ये लोध समुदाय से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बीएल वर्मा, ये भी लोध समुदाय से आते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा जल शक्ति मंत्री। रामशंकर कठेरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और दलित समुदाय से आते हैं। दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और उनके संगठनात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। हरीश द्विवेदी, बस्ती से सांसद। यूपी के जातिगत समीकरणों पर मंथन।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान और 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। इसलिए ओबीसी या दलित चेहरे को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। बता दें कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले 50% से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही यूपी के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी के पुराने मुख्यालय 11 अशोका रोड पर बैठक हुई। बैठक का मुख्य मुद्दा भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना था। बैठक में आरएसएस और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव संगठन बीएल संतोष समेत कुछ अन्य नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले संगठनात्मक चुनाव को लेकर ही जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच लंबी बैठक हुई थी। बैठक में पितृपक्ष को देखते हुए जल्द संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में अभी वक्त। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा का भाजपा के लिए गहरा रणनीतिक महत्व है। इन नियुक्तियों से पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी और आगामी चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार करेगी। नए चेहरों को मौका देकर पार्टी जातीय समीकरणों को साधने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास कर सकती है। बताया जा रहा है कि इन दिनों जो बैठकें हो रही है उसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन इसे शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ने का फैसला किया जा रहा है। बता दें कि नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उसके बाद होने की संभावना है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी इस बीच भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। बुलंदशहर का बेला भवानी मंदिर, जिसे सर्वमंगला मां बेला भवानी शक्तिपीठ जरूर कहते हैं, बहरहाल नवरात्रि में मां के दर्शन की डगर बहुत कठिन दिख रही है। मंदिर का संपर्क मार्ग बदहाल है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बुलंदशहर का बेला भवानी मंदिर, जिसे सर्वमंगला मां बेला भवानी शक्तिपीठ भी कहते हैं, यह श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खासकर नवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन होता है। बता दें कि यह मंदिर नरौरा के पास बेलौन गांव में गंगा किनारे स्थित है और प्राचीन कथाओं के अनुसार देवी पार्वती के यहाँ पत्थर के रूप में प्रतिष्ठित होने से इसका महत्व है। बेला भवानी मंदिर की विशेषताएं। प्राचीन गर्ग संहिता में इस शक्तिपीठ का उल्लेख है। मंदिर के प्रांगण में 16 खंबे और 12 दरवाजे हैं, जो अपनी अनूठी वास्तुकला का नमूना है। बेला भवानी माता भक्तों के बीच सुख और कल्याण की देवी मानी जाती हैं। सच्चे मन से की गई मान्यताएं भी पूरी होती हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना, हवन और देवी का श्रृंगार किया जाता है। देवी के दर्शन सुबह और संध्याकालीन आरती के बाद ही करवाते हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये डिबाई तहसील क्षेत्र के हजारों वर्ष पुराने बेला भवानी मंदिर पर जाने वाले रास्ते की है। नवरात्रि पर मंदिर में भीड़ भाड़ उमड़ती है, लेकिन रास्ते पर पानी और गड्ढे भक्तों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। भक्तों का कहना है कि मंदिर पर करोड़ों रुपए भक्तों के द्वारा दान किए जाते हैं और चढ़ावा आता है, लेकिन फिर भी बेला भवानी माता के मंदिर को जाने वाला रास्ता विकास की राह देख रहा है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए विकास के खजाने खोल रखे हैं। लिहाजा ऐसी क्या समस्या है कि हजारों वर्ष पुराने प्रसिद्ध बेला भवानी मंदिर का विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि यहाँ पर बहुत दूर दूर के राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, संभल, मुरादाबाद के श्रद्धालु माता के मंदिर पर माथा टेकने आते हैं और अपनी मुराद मांगते हैं। उनकी मजबूरी है, जाएंगे तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट की ये कमी है। भाई मजबूरी है, भाई हमको श्रद्धा है। नहीं हमको पानी भरा हुआ है, इन पे बोलना नहीं आ रहा बिल्कुल भी।
पानी भरा पड़ा है, फिर रोड टूटा हुआ है बिल्कुल। ये बीजेपी की सरकार की गलती है बिल्कुल। प्रधान लैट्रिन खा गया, लैट्रिन हमारे ना सरकार बना रहा, कोई भी कुछ भी नहीं बना रहा कोई भी। श्रद्धालु फिर जल में होकर और टूटी सड़क पे होकर निकलने को मजबूर होंगे। फिर कल मजबूरी में निकलना पड़ेगा बिल्कुल। सरकार जब कुछ नहीं करेगी तो मजबूरी तो बाकी श्रद्धालु तो जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ तो इतनी मैया की कृपा है कि यहाँ तो कोई न सांसद विधायक कोई देखने वाला ही नहीं है क्षेत्र को कौन क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी सड़क अभी तो यहाँ तो नहीं चल भी रहा है, आगे चल के देखोगे तो इतने गड्ढे इसमें कोई सुनने वाला आज तक न संसद विधायक कोई आया ही नहीं। और ये अब थोड़े दिन पहले नेक्स्ट सुनवाई भी फिर कैंसिल हो गया। बताया जा रहे हैं कि बता रहे 15 साल से करीब टूटी हुई है। ये तो बहुत दिन है कि तो आदमी चलने लायक नहीं है। ये बारिश अब तो नेक्स्ट सूखा है, बारिश में तो बिल्कुल चलने लायक ही नहीं है ये रोड, और इतनी हालत खराब है जिसका जवाब नहीं। स्थानीय सांसद, विधायक या अधिकारियों की बात करें तो किसी का मंदिर के बदहाल रास्ते की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सवाल ये है कि अधिकारी और नेता क्या बेला भवानी मंदिर के रास्ते को बनवाना ही भूल गए। आपको बता दें कि करीब 10 से 15 साल से यह रास्ता टूटा पड़ा है और श्रद्धालु टूटे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। अच्छा, जैसे कि आप लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं, ये रास्ता बहुत टूटा हुआ, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर बहुत दिक्कत आती है। जब बारिश का मौसम होता है यहाँ पानी भर जाता है। हम निकल के आते हैं, अगर स्कूटी से भी आ रहे तो हमारी स्कूटी उस दिन गिर गई थी, गिरने से बच गए थे। साड़ी उनकी गीली हो गई थी, मैडम की, जो दूसरी मैडम है, और हम भी गिर गए थे उनके साथ में। कल से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं जी। तो ये बताया जा रहा है बहुत प्राचीन यहाँ मंदिर भी है माता रानी का। जी, माता रानी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है वो। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और ये रास्ता खराब है तो टूटी सड़कों पर होकर कल श्रद्धालु गुजरने को जी। तो किस तरह की अपील करना चाहती है सरकार से आप? हम तो यही चाहते हैं कि इस रास्ते को ठीक कर दिया जाए जल्द से जल्द। ये सर यानी कि रतनपुर चौराहे से सीधा रामघाट जा रहा है जी। और सर यहाँ का जो विकास है ना, ये मतलब और जो जनता है मतलब इतनी परेशान है यहाँ पे। ये मोदी योगी जी राम मंदिर, अयोध्या मंदिर और ये वहाँ का तो देख रहे हैं। जो हमारी जो ये बेलोन वाली माता है, तो यानी कि जो बेलोन माता और नगरकोट वाली के बाद इनका नंबर आता है, तो यहाँ का तो सर तो यह का वो है ही नहीं। तो इन लोगों को यहाँ पे भी तो देखना चाहिए। नहीं विधायक जी तो कह रहे हैं बहुत विकास हो रहा हमारे क्षेत्र में। अगर विकास होता तो यहाँ की ये सड़कें ऐसी होती। आपको बता दें कि सर्वमंगला माँ बेला भवानी शक्तिपीठ के बारे में प्राचीन गर्ग संहिता में भी उल्लेखन है। कहा जाता है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से समस्त धर्म ग्रंथों के महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। इतना सुनकर भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि हे देवी, गंगा किनारे स्थित वृधनकेशी सिद्धपीठ बेलौन है, तुम वहाँ जाओ। कलयुग में तुम्हें इस समस्त ग्रंथों के महत्व का पूर्ण ज्ञान होगा। इसके बाद माँ पार्वती बेलौन में पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी। हम मौजूद हैं डिवाई तहसील क्षेत्र के बेलौन माता रानी के मंदिर के जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर होकर देखिए तस्वीर दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए लगातार देख सकते हैं किस तरह से जो पूरे रोड पे गारा भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं और लगातार अगर बात की जाए कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए ये तस्वीर देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीर है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से, जबकि कल नवरात्र शुरू हुए, लोगों का जो स्थानीय लोगों का कहना है, जो श्रद्धालु हैं यहाँ जोत लेकर जो जा रहे हैं वो जल में निकल के और टूटी सड़कों पर निकल के जा रहे हैं। लगातार इन लोगों का जो कहना ये है कि जो वाहन चालक हैं वो कई गाड़ियाँ पलट भी जाती हैं, लोगों को चोट भी आती है, स्कूटर मोटरसाइकिल गिर भी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता हैं, अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से आंखों में पट्टी बांधे हुए लगातार गड्ढे मुक्त की बात की जा रही है। लेकिन सड़कें जिस तरह से ये सड़कें टूटी हुई है, इसने पूरी तरह से सरकार की और स्थानीय नेताओं की पोल खोल के रख दी है। जबकि बताया जा रहा है कई हजार वर्ष पुराना यहाँ प्राचीन मंदिर है, जहाँ की बताया जा रहा है कि लोग एटा, मैनपुरी, कासगंज, हापुड़ और अन्य बहुत जिले, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड के जो राज्य हैं वहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं और माता रानी से अपना माथा टेक दुआ मांगते हैं। देखिए मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम श्रद्धालु भक्तों से बात करते हैं। क्या नाम है? नाम कुलदीप कुमार जी सर। अच्छा कुलदीप जी, ये देखा जा रहा है कि जो ये रास्ता है ये बताएं कई हजार वर्ष पुराना माता रानी का मंदिर भी है बराबर में। जी सर, यहाँ बहुत सारी भीड़ और जाति लोग आते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है। गाड़ियाँ पार्किंग है, जैसे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए तो दलदल हो चुका है, गाड़ियाँ फंसती हैं, फिर कुछ ना कुछ ट्रैक्टर वगैरह से खिंचवाने की व्यवस्था की जाती है। वही सर जी, ऐसा बात है कि यहाँ पे तंबू बसा हुआ था,
निकलने के लिए धक्का मार रहे हैं लेकिन नहीं निकल रहा वो। और यहाँ जल यहाँ भी भरा हुआ है और यहाँ दिक्कत हो रही है, आदमी की चोट वोट भी लग रही है, रपट रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले भी परेशान हो रहे हैं, पैदल वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो समस्या बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा परेशानी है। अच्छा देखिए, लगातार और भी लोग मौजूद हैं। देखिए, हम सबसे पहले भैया से बात करते हैं। भैया, कल से नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं जी। देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ स्थानीय नेताओं की लापरवाही माने या अधिकारियों की लापरवाही माने, ये नेताओं की और जो हमारे जो अधिकारी हैं इनकी सबकी लापरवाही है ये इसमें। और ये थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे स्विमिंग पूल बना दिया हो यहीं। और ये ने जो चौड़ेरी वाली, ये कौन सी माता, बेलोन वाली जो माता है, इनका ये मेन रास्ता है। अब इसमें ये इस रोड को देखोगे तो इसमें तमाम गड्ढे, उससे ज़्यादा कितने सारे गड्ढे हैं इसमें। बाइक को छोड़ो, बाइक को 2 पहिए का वाहन ट्रक तक फंस जाते हैं, ट्ररी वाले ऑटो वाले सारे परेशान हैं यहाँ पर। वोट के टाइम पर तो भैया पैरों पर जाते हैं। इसको भी देखोगे हम क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या नहीं करवा रहे। अच्छा, जैसा देखा जा रहा है प्राचीन मंदिर है, बहुत बहुत दूर के श्रद्धालु हैं, आते हैं। और कल से नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं तो दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना होती है। सबसे बड़े दुकानदारों को तो छोड़ो, जो दर्शक आ रहे हैं यहाँ पर मैया के लिए, उनके लिए सबसे दिक्कत है। यहाँ पर कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, ये बताओ ना। रोड ही खराब है पूरा। अब ये आप ये तो देखो, पार्किंग थी, पार्किंग में देख लो, आप दंदल हो रखा पूरा। खाली वोट के लिए और सपोर्ट के लिए किया जाता है। वोट मिल गया, अपना सपोर्ट हो गया, और कोई मतलब नहीं है लेना देना उन्हें। पब्लिक मरो, आम जनता मरो, कोई भी लेना देना नहीं है। माता है हमारी सर्वमंगला देवी, कोई ऐसा सबूत नहीं है। सब वोट के लिए, सपोर्ट कुछ नहीं है हमारे लिए। इस सड़क पे हम परसों बाइक लेकर कोई फायदा नहीं मिला हमारे लिए। क्या है बताइए, हमारे दंदल में इसमें बच्चा गिर जाए, कोई भी गिर जाए, क्या है, क्या कुछ नहीं होने वाला इसमें। बहुत दुखी है, काफी दुखी हो चुके हैं। दुखी है, बच्चे तक परेशान है, बच्चे तक परेशान है, छोटी छोटी बच्चियां हैं इसमें। परसों एक बच्ची गिर गई इसमें। इसलिए बड़ा सवाल है कि जनता परेशान है। जनता जो रोड है वो उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी है। लोगों का कहना है कि वाहन गिरते हैं, मोटरसाइकिल गिरती है, लोगों के चोट आती है, बच्चे पानी में होकर गुजरने को मजबूर है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस रास्ते को लेकर क्या निर्णय लेती है, कब तक इस जो जनता की समस्या है इसको दूर कर पाती है, नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, केनी इंडिया, बुलंदशहर। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का